हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 29 रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से इसमें बताने का प्रयास करेंगे। आपके सामने 3 पॉइंट बताए गए हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ, क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ, ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। वर्तमान में वो नेपाल में है वो धरती। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं महात्मा बुद्ध के संबंधित कुछ स्थानों के बारे में, तो जन्म हुआ इनका कहाँ पे? नेपाल में, यानी कि लुम्बिनी में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो नाम आता है बोध गया। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है ये। और इनको कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। तो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो बोध गया नामक जगह पर है। और ये जगह वर्तमान में कहां पर है? बिहार में। तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? सारनाथ में। तो सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया। इस सारनाथ को ऋषि पतन भी कहा जाता है। और इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ, यानी कि इनका निधन कहाँ हुआ था? तो नाम आता है कुशीनगर का। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जैसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे हम, ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। अब आप दूसरे पॉइंट के बारे में देखने का प्रयास करें। महात्मा बुद्ध के नैतिकता एवं सिद्धांत विषयक प्रवचन सुत्त पिटक में संकलित है, क्या ये बात ठीक लिखी हुई है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। जैसे हम बुद्धिज्म के साहित्यों के बारे में बात करते हैं, तो त्रिपिटक का हम बात करते होते हैं ना, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में एक तो आता है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या बताया गया है? महात्मा बुद्ध के नैतिकता और सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। और एक आता है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या मिलता है हमें? तो इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों के बारे में बातें कही गई हैं। और तीसरा पिटक, जिसे हम विनय पिटक के नाम से जानते हैं, विनय पिटक में संघ के जो भी नियम कानून होते हैं उनके बारे में बताया गया है। इस प्रकार से त्रिपिटक ग्रंथ जो हैं, उनसे हमें बुद्धिज्म के बारे में बखूबी जानकारी मिलती है। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक था। अब पॉइंट तीसरा भी देख लीजिए। बौद्ध दार्शनिक अशव घोष शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये बात गलत है, क्योंकि अशव घोष ने शून्यता का सिद्धांत नहीं दिया था। तो फिर शून्यता के सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है नागार्जुन का। नागार्जुन किसके समय में रहा करते थे? जब हम कुषाण वंश की बात करते हैं, तो कुषाण वंश के राजा सम्राट कनिष्क के समय में थे नागार्जुन। इन्होंने जो रचना लिखी थी उसका नाम आता है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र में इन्होंने क्या कहा है? सापेक्षता के सिद्धांत में बताया है, ठीक है, शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले व्यक्ति यही थे नागार्जुन। तो जैसे अशव घोष पॉइंट लिखा हुआ है, तो अशव घोष के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में कुषाण वंशीय राजा सम्राट कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कुंडलवन कश्मीर 78 ईस्वी में ही सम्राट कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। 78 ईस्वी में ही कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। 78 ईस्वी में ही इस चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और इस चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन बने थे? तो नाम आता है वसुमित्र का। वसुमित्र भी अच्छे बुद्धिज्म के विद्वान थे। इनकी रचना का नाम आता है महाविभाष सूत्र। और इस चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष बने थे अशव घोष, जो कि तीसरे पॉइंट में नाम यूज हुआ है अशव घोष का, है ना।
अशोक घोष भी अच्छे विद्वान व्यक्ति थे और एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम यानी कि महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है जिस ग्रंथ में, इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। अशोक घोष ने एक रचना और लिखी थी सूत्रालंकार। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट कवर करने हैं, थोड़ा डिटेल में हमने करने का प्रयास किया। तो पहला पॉइंट ठीक था, दूसरा भी पॉइंट ठीक था, यानी कि 1 और 2 टिक करना था आपको ऑप्शन ए। तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि तीसरा पॉइंट तो गलत था। अब आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन कौन सा था जिसमें अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1920 के नागपुर अधिवेशन में सी विजय राघवाचार्य ने अध्यक्षता की थी और इस 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन कब किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे सी विजय राघवाचार्य या फिर सी विजय राघव चेरियार, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। जब हम बात कर रहे होते हैं 1911 के कोलकाता अधिवेशन की, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर, ठीक है। और ये वो अधिवेशन था जिसमें पहली बार यानी कि प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत की बात नहीं कर रहे हैं हम, राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है ना। राष्ट्रगान गाया गया पहली बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। अब आपसे एक पॉइंट पूछते हैं, प्रथम बार राष्ट्रीय गीत कौन से अधिवेशन में गाया गया था? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं कोलकाता अधिवेशन 1917 के बारे में। कोलकाता अधिवेशन 1917 में जो हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष। उनसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की थी। तो पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी तो वो कौन बनी? एनी बेसेंट बनी। कब बनी? 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अति उत्तम। अब आप देख लीजिए सी पॉइंट में क्या लिखा है, अमृतसर अधिवेशन 1919। तो आपको पता है इस 1919 के अमृतसर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो ठीक है, इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक उल्लेखित है? राणियों अशोक का मतलब क्या है? राजा अशोक। यानी कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक को राजा के रूप में संदर्भित किया गया है? इसमें से आपको टिक करना है। तो कौन सा ठीक रहेगा इसमें? जिन्होंने टिक किया होगा ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, कंगनहल्ली। कंगनहल्ली की जब बात करते हैं तो ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित एक बौद्ध स्थल है कंगनहल्ली, जहां से हमें रिलीफ स्कल्पचर मिला है जो कि सम्राट अशोक से संबंधित है और वहां उसमें राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है अशोक को। जब हम बात कर रहे होते हैं गिरिनगर के बारे में, गिरिनगर जो है वो आपका कहां पे है? गिरिनगर गुजरात में है, ठीक है। सोगोरा की बात की जाती है तो सोगोरा आपका कहां है? ये आपका गोरखपुर यूपी में पड़ता है, गोरखपुर यूपी, ठीक है। यूपी के आसपास ये स्थल मिलेगा आपको, जहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहां से? सोहगोरा, जो कि यूपी में है। और ये किससे संबंधित है? मौर्यवंशी, मौर्यकालीन ताम्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त होते हैं। हलेबीडू की बात की जाती है तो हलेबीडू जो है
वो आपका कहाँ पड़ता है, हलेबीडु के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं इसके बारे में, ये शायद कर्नाटक में पड़ता है हलेबीडु। हाँ, कर्नाटक राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, हसन, हसन डिस्ट्रिक्ट, तो हसन जिले में है हलेबीडु। हालांकि हलेबीडु का इतिहास आपको पता होना चाहिए और पता है भी मेरे हिसाब से, आपने पढ़ा भी होगा। जब आप प्राचीन भारत में एक वंश पढ़ा करते हैं होयसल वंश, है ना, ये तो आपको पता ही है होयसल वंश। तो होयसल वंश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, आपको पता है द्वार समुद्र हुआ करती थी, द्वार समुद्र। ये वही द्वार समुद्र है जिसका वर्तमान में नाम हलेबीडु है, ठीक है ना। द्वार समुद्र को वर्तमान में हलेबीडु के नाम से जाना जाता है और ये कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कभी होयसल वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो हो गया क्लियर, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, नृत्यों के नाम लिखे हैं, यहाँ पर संबंधित राज्य जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो गरबा जो है, गरबा मूल रूप से कहाँ का ये नृत्य है, तो ये गुजरात का है, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। सत्रिया की बात करते हैं तो सत्रिया असम का है, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। यक्षगान ये भी कर्नाटक का है, यानी कि सभी के सभी जो है वो सही सुमिलित हो रहे हैं। और बाकी भारत के हम अन्य शास्त्रीय और पारंपरिक नृत्यों के बारे में बात करें तो जैसे हम बात कर लेते हैं भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम ये मूल रूप से कहाँ का नृत्य है, तो आप कहेंगे ये तो तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है, तमिलनाडु। और फिर जब बात करते हैं हम कथकली के बारे में, कथकली, ये कथकली कहाँ का है, केरल का है। और केरल से एक और भी है तो नाम आता है उसका मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल से हैं, ठीक है। और अगर हम पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है वो कहां से है, तो आप कहेंगे जी ये तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और जब हम बात करते हैं मणिपुरी के बारे में, मणिपुरी जो नृत्य है नाम से ही पता लग रहा है ये हमारे भारतीय राज्य मणिपुर का नृत्य है, ठीक है। और एक नाम आता है ओडिसी, ओडिसी, ठीक है। ओडिसी कहां से है, तो ये ओडिशा का नृत्य है, ओडिशा, ये भी हमारा भारतीय राज्य है, एक तटीय राज्य है। तो इस प्रकार हुए, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक पॉइंट और जोड़ना है, कथक, ठीक है। कथक वैसे तो उत्तरी भारत का माना जाता है, उत्तरी भारत, लेकिन मूल रूप से इसका जो विकास हुआ वो हमारा कहां से हुआ था, उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, सभी से हमने ये हमारे जो नृत्य हैं वो हमने देखे। तो चलो जी अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपको बताना है, इसमें कौन सा ठीक रहेगा। भारत की संस्कृति व परंपरा के संदर्भ में कलारी पयट्टू क्या है, कलारी पयट्टू क्या है, तो जैसे हम बात करते हैं यह एक प्राचीन मार्शल कला है, ठीक है ना, जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, कलारी पयट्टू, ठीक है, प्राचीन मार्शल आर्ट है ये। और इसका जब हम बात करते हैं कि इसका उद्भव किस टाइम पीरियड के आसपास हुआ था, तो ये बात है 13वीं सदी की। 13वीं सदी के दौरान इसकी मतलब शुरुआत हुई थी हमारे वर्तमान के राज्य केरल से, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसका विस्तार भी हुआ। और जैसे आपको पता है कोई भी राज्य मान के चलो यहाँ पे कोई परंपरा चाहे विकसित हुई हो, चाहे कोई किसी प्रकार की शुरुआत हुई हो, तो वहां के व्यक्ति दूसरी जगह पर जाते ही हैं काम के लिए या फिर शादी विवाह कर लेते हैं दूसरी जगह। तो फिर क्या है, वो परंपरा उस क्षेत्र से निकलकर दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार मार्शल आर्ट जो केरल में फली फूली, वो फिर अब तमिलनाडु में भी बहुत उसका प्रयोग होता है, तमिलनाडु में भी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ये एक जीवंत परंपरा है।
तो जैसे आप संगम साहित्य की बात करते हैं, संगम काल में लिखे गए साहित्य, संगम काल यानी कि लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था दक्षिण भारत में, उसे हम संगम काल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर चोल साम्राज्य देखने को मिलता है, यहाँ पे पांड्य राज्य हमें देखने को मिलता है, और इधर हमें चेर राज्य देखने को मिलता है। तो इन 3 राज्यों के बारे में हम बात करते हैं संगम काल में। तो इस दौरान जो भी साहित्य लिखे गए उसे हम कहते हैं संगम साहित्य, ठीक है ना। अब संगम क्या है? संगम का मतलब लिया जाता है बैठक, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग से, है ना। तो बहुत प्रकार के संगम हुए, ठीक है। ज्यादातर ये पांड्य राज्य जो था उनके संरक्षण में हुए थे। तो संगम साहित्य में हमें एक शब्द मिलता है, उस शब्द का नाम क्या है? तो नाम लिया जाता है कलारी, ठीक है। हमें प्रश्न में क्या पूछा है? कलारी पयट्टू। संगम साहित्य में एक शब्द हमें मिलता है कलारी। तो कलारी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन हमें संगम साहित्य में ही मिलता है, और वहां पर इस कलारी का जो मीनिंग लिया गया है वो युद्ध से भी लिया गया है और अखाड़े से भी लिया गया है। अखाड़े यानी कि जिसमें जीतने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और युद्ध तो आपको पता ही है, या आर या पार। तो दोनों के लिए प्रयोग किया गया शब्द कल्लारी हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? संगम साहित्य में। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो यह केरल के उत्तरी और मध्य भागों में तथा साथ साथ में तमिलनाडु में, उसके साथ में कर्नाटक के भी तुलुनाड क्षेत्र में आपको ये मिलेगा। कल्लारी पयट्टू जो एक टेक्निक है जिसमें आपका क्या है? आसन और कदम का संयोजन होता है, ठीक है। तो हर प्रकार की परंपरा की बात करें तो उसमें शैलियों में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। जैसे केरल में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, तमिलनाडु में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मिलेगा। कलारी पयट्टू की उत्तर भारतीय शैलियां जो हैं वो मुख्यतः हथियारों पर आधारित हैं, ठीक है। हालांकि द्वंद्व युद्ध स्तरों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। चलो जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। मोतीलाल नेहरू 1928 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्या ये बात ठीक है? तो आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। मोतीलाल नेहरू जब इसमें अध्यक्ष बने थे तो इसी अधिवेशन के तहत क्या हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन, भारतीय युवा कांग्रेस का गठन। इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मोतीलाल नेहरू के बारे में अगर हम बात करने का प्रयास करेंगे, इससे पहले भी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वो अधिवेशन आपको पता है कब हुआ था? तो 1919 में वो अधिवेशन हुआ था। कहां पे? अमृतसर में। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने ही की थी। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। जब हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1861 में हुआ था और इनका जीवन समाप्त हो गया था 1931 में, ठीक है। एक भारतीय वकील थे, एक अच्छे राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए एक नेता थे, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं स्वराज पार्टी की, स्वराज पार्टी के बारे में तो आपको पता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, ठीक है ना। तो इस पार्टी के ये सह संस्थापक भी थे, ठीक है ना, को फाउंडर थे इस पार्टी के, स्वराज पार्टी के को फाउंडर मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो पॉइंट पूछा गया है, मोतीलाल नेहरू 1928 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ये इनका दूसरी बार कांग्रेस का कार्यकाल था। पहली बार इन्होंने अमृतसर के 1919 में अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल में। इस कराची अधिवेशन में कुछ बातें महत्वपूर्ण थी जो हुई, जैसे कि इस कराची अधिवेशन में ये बात महत्वपूर्ण रखी गई
कि हमारा जो संविधान होगा उसका स्वरूप कैसा होगा, तो उसके स्वरूप पर चर्चा की गई। आपको पता है ना, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो महात्मा गांधी और इरविन के उस समझौते को इसमें मंजूरी मिली थी इस अधिवेशन में, और साथ में इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया, और ये कहा गया कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आपको पता है महात्मा गांधी ने इस समझौते के तहत क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो और कुछ बात महत्वपूर्ण है क्या, आप कहेंगे जी हाँ, कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ उसमें मूल अधिकारों की मांग भी उठाई गई, मूल अधिकारों की मांग। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 1931 के कराची अधिवेशन से संबंधित मैंने आपको बताए। दोनों कथन ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं। सी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक था, अति उत्तम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। आपके सामने दिया गया है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर शैली का एक विशिष्ट लक्षण थी। तो इसमें आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। कल्याण मंडप, तो जिन्होंने लिखा होगा ना इसमें विजयनगर साम्राज्य, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये एक मंदिर निर्माण शैली थी जो विजयनगर साम्राज्य के समय विकसित हुई, और इस मंदिर में क्या होता था, मूल रूप से देवीय विवाह परंपरा होती थी, देवीय विवाह। ठीक है, तो देवीय विवाह का आयोजन किया जाता था इस प्रकार के मंदिरों में। तो विजयनगर साम्राज्य की जब बात करते हैं तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो किसने रखी थी, तो नाम आता है हरिहर और बुक्का का। हरिहर और बुक्का टोटल 5 भाई थे। इन दोनों भाइयों ने अपने बाकी 3 भाइयों के साथ मिलकर 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना की, और संगम वंश की स्थापना के साथ विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी गई। ठीक है, तो संगम वंश, इस वंश का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसी वजह से इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। ठीक है ना। तो जब बात करते हैं हरिहर ने 20 सालों तक राज किया था, 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक राज किया हरिहर ने, और फिर बुक्का गद्दी पर बैठे, और बुक्का ने 21 सालों तक शासन किया था 1377 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो हरिहर को हरिहर प्रथम भी बोल देते हैं, और इस बुक्का को बुक्का प्रथम भी बोल देते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में टोटल अगर वंशों की बात करें तो पहला वंश संगम वंश था, दूसरा वंश जो था उसे हम बोलते हैं सुलु वंश। सुलु वंश की स्थापना किसने की थी, सालू नरसिंह ने। और तीसरा वंश कौन सा है, तो उसे हम बोलते हैं तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, और वीर नरसिंह के छोटे भाई थे कृष्ण देव राय, जो पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। और चौथा वंश जो था उसका नाम क्या है, अराविडु वंश। अराविडु वंश है ना, अराविडु वंश को कारकोट वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल ये 4 वंश हुए, और अराविडु वंश अंतिम वंश था इसका। तो इस विजयनगर साम्राज्य के दौरान इस कल्याण मंडप की रचना का जो एक मंदिर निर्माण का विशिष्ट विलक्षण हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। चलो जी, अब आप इस क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। वह पहले भारतीय व्यक्ति थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश संसद का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। तो इसमें से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा, जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में ये पॉइंट अगर लिखे हों तो बिल्कुल सत्य है। दादा भाई नौरोजी वही हैं जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध रही थी, और उस पुस्तक का नाम क्या था, तो नाम आता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये पुस्तक जो इन्होंने लिखी थी कब प्रकाशित हुई, तो ये बात है 1901 की। 1901 में ये प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी के सिद्धांत के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे यहाँ से धन लेकर चले जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पर अपने उद्योगों का विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो धन की निकासी के सिद्धांत के बारे में वर्णन किया है दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस पुस्तक में। और मूल रूप से ये पारसी परिवार से आते थे, ठीक है। तो ये हुई इनसे संबंधित बात। और जब हम बात करते हैं भारत के उपनिवेशवाद के समर्थक, ठीक है, आर्थिक आलोचक के रूप में इनको माना जाता है, ठीक है। आर्थिक आलोचक थे ये उपनिवेशवाद के, ठीक है। और जो भी ये ब्रिटिश यहाँ पर धन लेकर जा रहे थे उस बात की हमेशा इन्होंने आलोचना की। और एनी बेसेंट के बारे में मैंने आपको बताया था ना, एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, वो जो है वो भी इनके यहाँ पर रही। चलो जी, अब हम बात करते हैं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाए तो इनको लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। लोकमान्य यानी कि लोगों के बीच में जिनकी मान्यता हो, ठीक है। और ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर बात की जाए तो ये वही हैं जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने आर्यों के बारे में क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए थे, यानी कि आर्य तिब्बती सिद्धांत किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आप लिख देना। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए आपका। अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन शहर हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के खंडर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में हमारा ये हम्पी शहर अभी अवस्थित है? जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना कर्नाटक, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। हम्पी कहें या उस समय की राजधानी जो बड़ी प्रसिद्ध रही थी विजयनगर साम्राज्य के समय। अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले बताया है आपको, 2-3 क्वेश्चन पीछे, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना करते हुए विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी थी। और उन्होंने पहला वंश कौन सा शुरू किया था? संगम वंश, ठीक है ना, संगम वंश। तो उनके पिताजी का नाम संगम था, इसी वजह से इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। तो उन्होंने संगम वंश की स्थापना कर दी। फिर राजधानी किसे बनाया था? राजधानी बनाया था हम्पी को। तो ये जो हम्पी है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कब तक रही थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में 1336 से लेकर लगभग 1565 के आसपास तक रही, ठीक है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, ये यूनेस्को की धरोहर है, ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा इसे 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। विश्व धरोहर स्थल। जब हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो ये इतना समृद्ध क्षेत्र था कि रोम को भी फेल कर दे, ठीक है ना, रोम से भी ज्यादा समृद्ध था ये हम्पी कभी, जब ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो मैंने अभी क्या बताया, 1336 लेकर 1565 तक ये राजधानी रही, यानी कि संगम वंश भी बीत गया और सुलु वंश भी बीत गया और तुलु वंश का अंत हो रहा था उस समय तक ये राजधानी रही थी उसकी, ठीक है। तो वैसे तो अगर देखा जाए इस तुलु वंश 1505 से लेकर 1570 तक के आसपास तक का माना जाता है। इस तुलु वंश के समय में 1565 में एक प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी जिसे कहते हैं हम तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई जो हुई बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। बहमनी साम्राज्य का खंडन हो चुका था उस समय तो, लेकिन फिर भी क्या है,
बरार को छोड़कर बाकी सल्तनतें एक साथ एकजुट होकर लड़ी थी विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंशी राजा के समय, ठीक है ना। तो वहां पर राम राय जो थे उस समय लड़ाई कर रहे थे तुलु वंश की तरफ से। उनके छोटे भाई ने क्या कर दिया, उन्होंने फिर अगले वंश की स्थापना कर दी, अराविडु वंश की, ठीक है। तो 1565 के बाद में इस की राजधानी बदल दी गई, ठीक है। मैंने वैसे आपको कहानी में अच्छी तरीके से समझा रखा है, ये पूरा बढ़िया तरीके से। तो ये बात थी आपकी इस हम्पी से संबंधित। तो हम्पी की फोटो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए खंडर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अभी तो खंडर बचे हुए हैं। और जैसे आप 50 रुपए का नोट देखते होंगे, तो ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, रथ मंदिर है ना, रथ बना हुआ है, ये हम्पी की ही एक क्या है, आप कह सकते हैं पहचान है। तो हम्पी का अगर वैसे मतलब देखा जाए तो इसका लिया गया है पंपा से, है ना। हम्पी कई बार कहा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति पंपा से हुई है, यानी कि जो माता पार्वती उनका नाम था पंपा, उनके नाम से इसका नाम पड़ा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये माना भी जाता है कि देवी पार्वती ने हम्पी की हेमकुंटा पहाड़ियों में एक योगिनी के रूप में जीवन बिताया था, ताकि शिव जी उनसे विवाह करने के लिए राजी हो जाएं। तो उसी वजह से इसका नाम पड़ा, ऐसा कहा जाता है हम्पी। तो हम्पी के बारे में सिंपल याद रखना है, हम्पी को हमारे भारत का राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया, 1976 में, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व। और जब बात करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय महत्व का, कब घोषित किया गया था, 1986 में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, यानी कि विश्व धरोहर अंतरराष्ट्रीय महत्व मिला इस स्थल को। इस प्रकार आपको ये बिंदु जो हैं इस संबंधित आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी गलती इसमें नहीं करनी है। तो यहां तक हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खेलते रहें और पढ़ते रहें। किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़िए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।